नमस्कार दोस्तों, welcome you all again to this year's economic survey analysis. And in this lecture series, in this lecture particularly, we will be going to talk about chapter 5 of volume 2, which mainly deals with the prices and inflation. तो यहाँ पे हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे. Just before every lecture we also do in this lecture about the introductory part, that is नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वेयर वी हैव एनालाइज्ड वेरियस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी इन दिस लेक्चर सीरीज. उम्मीद करता हूं आपने वो जरूर विजिट करे होंगे और आपको पसंद आए होंगे. इन दिस लेक्चर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर 5 ऑफ वॉल्यूम 2, विच इज इसेंशियली डीलिंग विद द प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन. दोस्तों, यहां पे अभी तक आप मेरे साथ बहुत सारी चीजें समझते हुए आए हो कि किस तरीके से इस पेंडेमिक के टाइम पे सप्लाई साइड डिसरप्शंस और डिमांड साइड डिसरप्शंस हमारे यहां पे हुए. तो यहां पे उसी से रिलेटेड किस तरीके से हमारा इन्फ्लेशन का ट्रेंड रहा, इस चैप्टर में हमें ये बताने की कोशिश की गई है. तो सबसे पहले, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग एवरी चैप्टर वी डू कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को एनालाइज करते हैं. तो यहां पे भी मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देता हूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या समझने वाले हैं. जैसे कि आप देख रहे हो, हम यहां पे बात करेंगे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में. हम यहां पे बात करेंगे एक रूरल और अर्बन के डिवीजन जो कि सीपीआई में हमको इन्फ्लेशन में देखने को मिलता है. ऑफ कोर्स मैं आपको यहां पे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा. इसी के साथ साथ यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोर इन्फ्लेशन होता है ये क्या होता है, ये कैसे और किन चीज़ों को मेजर करता है, कैसे ये हेडलाइन इन्फ्लेशन से ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि कम सेंसिटिव होता है. इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्क्राइब हियर ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी. तो चलिए शुरू करते हैं एक फ्रेश पेज से. तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है. तो यहां पे हमको कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये होता है जनरल राइस. अब ये किसका राइस हो रहा है? जनरल राइस इन लेवल ऑफ प्राइसेस. ऑफ कोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ये जो राइस है ये सस्टेन्ड होना चाहिए, राइट, कुछ टाइम तक सस्टेन होना चाहिए. तो हमने क्या देखा? जनरल राइस इन लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. अब यहां पे एक जो मिसकंसेप्शन रहता है जनरली स्टूडेंट में, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत बार, कि यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बताओ अगर अनियन के प्राइसेस बढ़े हैं तो क्या ये इन्फ्लेशन कहलाएगा? आपका जवाब होगा हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राइस तो बढ़ रहे हैं ना. मगर आपको दोस्तों एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि किसी भी एक गुड या किसी भी एक कमोडिटी को देखते हुए कभी भी इन्फ्लेशन को नहीं बताया जाता है, राइट. तो ये मोस्टली अगर गुड्स के दाम जब बढ़ते हैं उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है. हाँ, ये जरूर आप बोल सकते हो कि अनियन के प्राइसेस में इन्फ्लेशन आया है, मगर क्या ओवरऑल मार्केट में इसमें इन्फ्लेशन आ गया, ऐसा बोल दूं मैं तो क्या सही होगा? नहीं, तो फिर ये गलत हो जाएगा, राइट. वहीं अब अभी हमने देखा इन्फ्लेशन, इसी से जुड़ा हुआ हमको डिफ्लेशन भी पता होना चाहिए, राइट. अभी डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इज बेसिकली जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यहां पे फॉलिंग वाला पार्ट आ जाएगा. क्या फॉल हो रहा है? जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस. ये आपको ध्यान रखना है, राइट. अब यहां पे हम कुछ और भी चीजों के बारे में बात करेंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड. जैसे दो तरीके के इन्फ्लेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए. पहला है डिमांड पुल और दूसरा है कॉस्ट पुश. अब दोनों में इन्फ्लेशन हमें लगता तो ऐसा है
कि बिल्कुल एक जैसे ही तो परफॉर्म कर रहा है, नहीं, मगर यहां पे बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। आपको कई बार पता होगा कि कई बार गुड्स की सप्लाई शॉर्ट पड़ जाती है एंड सो दे आर इंपोर्टेड। तो यहां पे डिमांड जो है, ये डिमांड तो क्या रही, कांस्टेंट रही, मगर सप्लाई शॉक लग गया। और या फिर उल्टा भी हो सकता है कि सप्लाई जो है वो कांस्टेंट हो जाए और डिमांड एब्रप्टली बढ़ जाए। तो इन दोनों से जो क्रिएट होगा उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाएगा। फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस कारण से आता है? यह आता है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, जब ये बढ़ जाएगी, जैसे हो सकता है वेजेस बढ़ जाए, राइट, हो सकता है कि किसी तरीके की लैंड प्राइसेस बढ़ जाए, हो सकता है कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, तो ये इन सब पे डिपेंड करेगा, वेजेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहां पे अभी हमने देखा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब यहां पे हम दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन आई वुड से, जिसमें हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक है कोर इन्फ्लेशन और एक है दूसरा हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन पे। बेसिकली ये जो कोर नॉमेनक्लेचर इसका दिया हुआ है, इसमें हम कुछ चीजें इंक्लूड करते हैं और कुछ चीजें एक्सक्लूड कर देते हैं, राइट। तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ये बेस्ड है। तो अब आपका सवाल होगा कि क्या एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें? तो यहां पे हम लोग एनर्जी, मतलब जैसे हम जो ऑयल परचेस करते हैं ना, जैसे सऊदी अरब से, यूएस से, और दूसरा फूड, इसको हम लोग हटा देते हैं, राइट। अब ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? देखिए, इसके सबसे पहले मैं हिस्ट्री में आपको बता दूं कि इसको सबसे पहली बार लाया गया था 2001 के फाइनेंशियल ईयर में, जहां पे गवर्नमेंट ने बेसिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी इस कोर इन्फ्लेशन के थ्रू कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्राइसेस हैं वो तो अंडर कंट्रोल है, मगर जो फूड आर्टिकल्स और एनर्जी हैं ये इन्फ्लेशन इसका बाहर हो चुका है। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि हम जानते हैं हमारा एनर्जी और जो फूड वाला पार्ट है ये बहुत वॉलेटाइल होता है। क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है, ये होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब ये मार्केट सिचुएशन से बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लो कि किसी एक मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में गोली भी चल गई तो हमारे ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे चले जाते हैं एकदम से। तो यहां पे इस वोलेटिलिटी के कारण क्या होता है कि इनके प्राइसेस में ट्रेंड जो है बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है, जिस कारण से अब अगर आप ये सोचो कि ये तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ है, ये हमेशा तो होता नहीं है। जैसे आज गोली चली तो एकदम से प्राइसेस हो सकता है स्पाइक कर जाए और 2-3 दिन में वापस नॉर्मल हो जाए सब। मगर अगर हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करती है, राइट, अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने इस दो चीजों के कारण कम या ज्यादा कर दिया होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, राइट। तो हम इस वॉलेटाइल दो प्रोडक्ट को यहां पे एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको हटा देते हैं जब हम कोर इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, राइट। वहीं जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो ये दोनों ही प्रोडक्ट हम वापस इसमें सब्ज्यूम कर लेते हैं, मतलब इसमें एनर्जी भी होती है और इसमें फूड भी होता है, राइट। फिर दोस्तों आपको दो और तरीके के इन्फ्लेशन यहां पे समझने की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे कोर्स में आता है, डेट इज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, इसको बोला जाता है होलसेल, और एक होता है सीपीआई जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, राइट। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स की मैं बात करूंगा, राइट, ये इंडेक्स है। ये इंडेक्स बेसिकली क्या शोकेस करता है? जैसे हर इंडेक्स क्या शोकेस करता है, उसके अंदर के पैरामीटर्स का ट्रेंड। तो बिल्कुल उसी तरह जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये भी
एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें हम कुछ कमोडिटीज के इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, राइट। तो इन कमोडिटीज के इन्फ्लेशन को जब हम मेजर करते हैं तो एक ट्रेंड निकल के आता है और उसी को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में शोकेस करते हैं। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, राइट। अब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को अगर समझने की कोशिश करें कि ये क्या होता है, तो आपको ये समझना है कि ये वो इन्फ्लेशन होता है जो कि फोकस करता है उन गुड्स पे, या मैं बोलूं उन गुड्स की प्राइसेस पे जो ट्रेड हो रही हैं बिटवीन कॉरपोरेशंस, मतलब कंपनियों के बीच में, बिटवीन कॉरपोरेशंस। मतलब कि ये उन गुड्स पे फोकस नहीं कर रहा जो कंज्यूमर्स के बीच में ट्रेड हो रही है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब आप ऐसा भी तो समझ सकते हो कि ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन बताता है फ्रॉम द साइड ऑफ होलसेलर। ऐसा भी समझ सकते थे हम, राइट। तो यहां पे जो WPI की हम हेल्प लेते हैं, क्या समझने के लिए लेते होंगे हम? यहां पे समझने के लिए लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी इकोनॉमी की कैसी चल रही हैं, और साथ ही साथ हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या फिर इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई का रिफ्लेक्शन देखना है तो हम इसके प्राइस ड्रिफ्ट को देखते होंगे। यहां से हम ये समझ सकते हैं, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, तो जैसा भी हमने देखा था कि ऊपर वाला होलसेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको मेजर नहीं करता है, उसको फोकस में नहीं करता। तो ये वाला जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, नाम से समझ में आ रहा है, ये कंज्यूमर पे ही फोकस करता है, राइट। तो अब यहां पे आपको कुछ डिफरेंसेस पता होना चाहिए दोस्तों कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो यहां पे आपको सबसे पहला डिफरेंस जो जानना चाहिए वो ये है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए होता है, राइट। वहीं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जैसा हमने देखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर साइड से इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा है, तो ये जो फोकस करता है ये किसको करता है? कंज्यूमर्स को। वहीं जो WPI है वो किसको करता है? मैन्युफैक्चरर्स को या होलसेलर्स को। वहीं WPI क्योंकि होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स को कर रहा है, तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये इसको मेजर करता है, और यहां पे फाइनल स्टेज या लास्ट स्टेज आप बोल सकते हो, ये इसको मेजर करता है। फिर WPI की अगर हम बात करें तो यहां पे किसका एवरेज चेंज इन प्राइसेस निकालते होंगे हम? एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट होलसेल लेवल। यहां पे हम होलसेल लेवल पे निकालते होंगे, और बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और यहां पे हम कहां पे करते होंगे? रिटेल लेवल पे, राइट, क्योंकि कंज्यूमर का लेवल आ गया ना, ये कंज्यूमर साइड पे देख रहे हैं हम, यहां पे रिटेल लेवल पे आ जाता है। थोड़ी सी और जानकारी लेने की कोशिश करें तो WPI में कौन कौन से कमोडिटीज आती हैं? यहां पे आती हैं मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, राइट। साथ ही इंटरमीडिएट गुड जैसे मिनरल्स हो गए, राइट, एग्जांपल भी लिख लो आप चाहो तो, मिनरल्स, राइट, जैसे मशीनरीज, बेसिक मेटल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। वहीं CPI का अगर हम देखें तो यहां पे क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे एजुकेशन, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एपेरल्स, कपड़े हमारे, एक्सेट्रा। चलिए, इसके बाद में जो अगली चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कितने तरीके के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस हमारे यहाँ पे हैं। तो सबसे पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आपको पता होना चाहिए वो है हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, राइट। इसके बाद में दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम निकालते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए। तीसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम निकालते हैं वो है रूरल लेबरर्स के लिए। और चौथा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हम निकालते हैं कंबाइंड, जिसका मतलब होता है रूरल और अर्बन दोनों का मिला के।
क्वेश्चन जो आपसे यूपीएससी पूछना चाहेगी इस बार, क्योंकि इसमें बहुत मेजर चेंज हुआ है, मैं आपको अभी चैप्टर में जब शुरू करूंगा तो बताऊंगा कि पहले के जो ये 3 है, जो अभी आपने 3 पढ़े, इसको बनाने वाली जो संस्था है वो है लेबर ब्यूरो, और आखिरी वाली दैट इज फोर्थ वन दिस कंबाइन, इसको बनाने वाली जो संस्था है वो है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोबेबल है कि आपको इस बार प्रीलिम्स में हिट होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है, जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं, एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं, एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, अब आप बिल्कुल रेडी हो इस पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से समझने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि ऑन डिफरेंट प्राइस इंडाइसेस हमारा जो जनरल इन्फ्लेशन है वो किस तरीके से ट्रेंडिंग में रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं सीपीआई कंबाइंड की यहां पे आपके साथ बात करने की कोशिश करूं तो इट हैज मॉडरेटेड सिंस 2013-14, अगर हम 2019-20 तक की अगर बात करें, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 9.4% था, और ये कम होते होते, मॉडरेट होते होते आखिर में हमको 4.8% देखने को मिला। हालांकि ये 2019-20 में बढ़ गया, ये हम जानते हैं, मगर वो क्यों बड़ा, सप्लाई साइड शॉक, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन से बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, मगर उसके पहले अगर आप देखो 3.4, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूसली मॉडरेट फेज में गया है। ये देख पा रहे हो क्या आप? यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये ट्रेंड पूछा जा सकता है कि सीपीआई कंबाइन का ट्रेंड कैसा रहा, तो इट हैज मॉडरेटेड सिंस 2013-14, ये आपका एक पॉइंट बन रहा है, राइट। However, inflation dynamics have changed considerably in 2020, ये भी पूछा जा सकता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 3.4 से 4.8 और 4.8 से वापस 6.6। ये एक बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें, राइट, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये जो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन है, इट रिमेन हाई ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है कि फूड और फ्यूल दोनों आ रहे हैं, और फूड में सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हुए थे, इस कारण से ज्यादा रहा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। इसी के साथ साथ एक टाइम पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी वो कम हुई, और दूसरी तरफ सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस के कारण फूड इन्फ्लेशन में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पाइक देखने को मिला। तो यहाँ पे मोस्टली हमारा अगर सीपीआई ऊपर जो हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम ये देखना चाहें कि किस कंपोनेंट की वजह से बढ़ा, तो उसका जवाब सीधा सा है फूड स्पाइक के कारण, ठीक है। अब बात करने की कोशिश करते हैं करंट ट्रेंड्स इन्फ्लेशन में कैसे रहे। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑन सीपीआई कंबाइंड की बात करें तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे रहा, राइट। एवरेज सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन जो कि 5.9% था 2014-15 में, 3.4% आ गया 2018-19 में। आपको अभी इसका ग्राफ दिखा चुका हूं। तो यहां पे ये जो करंट इंक्रीज था ये कितना हुआ, माइट बी पॉसिबल आपसे ये पूछ लें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है डिक्लाइन हुआ फ्रॉम 5.8% 2018-19 टू 4% इन 2019-20, राइट।
तो यहां पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ा कितना, अगर ये कोई पूछ ले तो ये 0.1% 2018-19 में हो गया, से हो गया 9.1% 2020-21, राइट। यहां पे आप देख भी सकते हो 0.1% था 2018-19 में और 2020-21 में 9.1% हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये तो बात हो गई ट्रेंड्स इन सीपीआई कंबाइंड हेडलाइन कोर एंड फूड इन्फ्लेशन की। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे थोड़ी सी डब्ल्यूपीआई के बारे में, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन हुआ, ये ज्यादा डिक्लाइन हुआ। जैसा कि आप देख पाओगे कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 4.3% था 2018-19 में, जो कि 2020-21 में आके -0.1% पे हो गया। ये ग्राफ देखो, आप यहां से समझ में आएगा। ये देखो, यहां पे आपको दिख रहा है ये डब्ल्यूपीआई ऑल कमोडिटीज का कोर और फूड इन्फ्लेशन बताने की कोशिश कर रहा है। ये यहां पे देखो आप, ये नेगेटिव में आ रहा है। क्लियर हो रही बात? तो ये -0.1% 2020-21 में हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने यहां पे देखी। अगेन यहां पे जो डिक्लाइन था डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का, इट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ फ्यूल एंड पावर। और परसिस्टेंटली जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में वोलेटिलिटी बनी हुई है ऑन मेजर फ्यूल प्रोडक्ट्स, जिस कारण से हमारा जो डब्ल्यूपीआई है वो नेगेटिव ट्रेंड शोकेस कर रहा है। इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि रूरल और अर्बन में क्या कोई डिफरेंस होता है सीपीआई इन्फ्लेशन में। अगर हम मेजर करें तो हम देखेंगे हाँ, और ये जो डिफरेंस है ये 2019 में बहुत ज्यादा हुआ करता था, जबकि अभी की अगर मैं बात करूं तो ये कन्वर्ज होने लग गया है। देखो, मैं इसको पहले आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आप यहां पे अगर 18-19 में आप देखोगे तो आपको रेड और ब्लू में डिफरेंस दिख रहा है क्या? बहुत कंसिडरेबल डिफरेंस दिख रहा होगा, देख पा रहे हो? तो ये जो रेड है ये सीपीआई अर्बन है और ये जो ब्लू है ये सीपीआई रूरल है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, मगर आप अक्टूबर 2019 या दिसंबर 2019 यहां से आप देखने की कोशिश करो, क्या आपको दिख रहा है कि ये कन्वर्जेंस में चल रहे हैं दोनों? तो यहीं पे इसका ये जो ट्रेंड है ये चेंज हुआ है, जो आपसे पूछा जा सकता है, राइट। इसके बाद में जैसा कि हमने भी देखा कि फूड इन्फ्लेशन रूरल और अर्बन एरिया में हैज ऑलमोस्ट कन्वर्ज नाउ, जिस कारण से कन्वर्जेंस हमको देखने को मिल रहा है। मगर फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात छोड़ दें या फिर मैं बोलूं नॉन फूड कंपोनेंट्स पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ये अर्बन एरियाज के लिए ज्यादा है बजाय कि रूरल एरियाज में, जिसको यहां पे हमें दिखाने की कोशिश भी की है कि कंपोनेंट वाइज अगर रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन हम देखने की कोशिश करें, जैसे फूड एंड बिवरेजेस में अभी हम जो बात कर रहे थे ना, देखो रूरल और अर्बन में ऑलमोस्ट आपको सेम दिख रहा है। वहीं पैन, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स इसमें देखो, क्लॉथिंग फुटवेयर में देखो, राइट, फ्यूल एंड लाइट में देखो, यहां पे तो मतलब रूरल एरिया में नेगेटिव में ही जा चुका है। तो इस तरीके से आप ये देख पाओगे कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है इट इज वेरिंग फॉर द नॉन फूड कंपोनेंट्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। चलिए, इसके बाद में हम थोड़ी सी यहां पे चर्चा करेंगे सीपीआई आईडब्ल्यू, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। जैसा कि हम जानते ही हैं लेबर ब्यूरो इसको निकालती है, या हम पढ़ चुके हैं पूरी कैसी क्या चीज है। अब यहां पे हुआ क्या है और ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल फिलहाल में बेस रिवीजन हमारी सरकार ने सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए किया। अब ये बेस ईयर क्या होता है? देखो दोस्तों, हमारी लेबर ब्यूरो ने जो बेस ईयर पहले 2001 हुआ करता था उसका चेंज करके 2016 कर दिया। अब होता क्या है कि इस सीपीआई आईडब्ल्यू को कैलकुलेट करके हमारी जो सरकार है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डियरनेस अलाउंस तय करती है, राइट, जो कि पे किया जाता है तो लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब होता क्या है कि जब बेस ईयर चेंज होता है और जब यहां पे ज्यादा ट्रेंड इन्फ्लेशन का इस सीपीआई आईडब्ल्यू में आता है तो इन गवर्नमेंट और सेंट्रल एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट, क्योंकि इनका जो डियरनेस अलाउंस है उसको निकाला जाता है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 2001 से 2016 में ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ा है, एंड दैट टू फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो यहां पे जो ये नई सीरीज है आईपीडब्ल्यू की, इसको जब बेस ईयर चेंज किया तो अब इनका डियरनेस अलाउंस बढ़ के आएगा, ये माना जा रहा है। इसी के साथ साथ इसमें 7 सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स में से, फैक्ट्रीज, माइंस,
प्लांटेशन वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एस्टेब्लिशमेंट्स एंड पोर्ट्स एंड डॉक्स। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पे जो सैंपल साइज है सीपीआई आईडब्ल्यू का, उसको भी बढ़ाया गया है, मतलब कि कितनी कमोडिटी के थ्रू अब ये मेजर किया जाएगा, इसको भी बढ़ाया है। जैसे ओल्ड सीरीज में, डेट इज 2001 वाली सीरीज में सिर्फ 392 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे या आइटम्स या कमोडिटीज, अब 463 आइटम्स हैं, राइट। फिर कितने मार्केट्स में देखा जाता था, कवरेज ऑफ मार्केट्स ये भी बढ़ा है, 289 से 317 हुआ है। कवरेज ऑफ सेंटर्स, कवरेज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज सब बढ़ा है। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, जब इनका कवरेज बढ़ता है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन की एक बहुत क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ पाती है और उससे इनका डियरनेस अलाउंस पूरा पूरा लिंक्ड रहता है। तो ये डियरनेस अलाउंस पे बहुत ज्यादा इसका अफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपने सिग्निफिकेंस समझा सीपीआई आईडब्ल्यू का। इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछा जा सकता है कि जो फूड के सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे होता है ना मीट, ऑयल्स, पल्सेस, इसमें किन सब ग्रुप्स में कंज्यूमर प्राइस का इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो ये जो सब ग्रुप है इसमें आता है बेसिकली, अगर हम यहां से देखने की कोशिश करें सबसे पहले, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा ये जो पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि कैसे इसका इन्फ्लेशन हाइक हुआ था, ठीक है। दूसरा, फिर अगर आप देखोगे सीरियल प्रोडक्ट, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ वो बताता हूं जिसने इन्फ्लेशन को राइज किया उन फूड सब ग्रुप्स के बारे में, क्लियर। तो पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स पहला हो गया, वेजिटेबल्स दूसरा हो गया, ऑयल एंड फैट्स ये तीसरा हो गया, उसके बाद में ये जो मीट एंड फिश है ये तीसरा, ये फोर्थ। इसके बाद में अगर हम थालीनॉमिक्स की बात करें, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था साथ में कि कॉस्ट ऑफ प्लेट जो होती है फूड की, वो हमने निकालने की कोशिश की थी 2019-20 में वॉल्यूम 1 के थालीनॉमिक्स में हमने चैप्टर पढ़ा था, राइट। तो यहां पे भी अगर हम थाली प्राइसेस देखें बोथ फॉर द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, तो कॉस्ट एट ऑल इंडिया लेवल फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन थालीज हैव डिक्लाइन, राइट। और इसको यहां पे शो भी किया हुआ है, देखो यहां से आपको डिक्लाइन शो कर रहे हैं लोग, राइट, और इसको देखो आप यहां से डिक्लाइन शो कर रहे हैं। तो ये चीजें हमको बताने की कोशिश की है। उसके बाद में हम स्टेट्स के इन्फ्लेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा कि सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन जो है इट हैज इंक्रीज्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द करेंट ईयर। वहीं यहां पे रीजनल वेरिएशन परसिस्ट करता है। रीजनल वेरिएशन इतना है कि 3.2% से 11% तक अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेरी करता है, राइट। तो यहां पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ लगभग कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन होता है ये ऑल इंडिया एवरेज इन्फ्लेशन से कम होता है। तो उसका जवाब हो जाएगा 17 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज का ओवरऑल इन्फ्लेशन बिलो होता है ऑल इंडिया एवरेज के। वहीं इस साल दिल्ली और दादर एंड नगर हवेली का लोवेस्ट इन्फ्लेशन मेजर किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इसके बाद अगला ट्रेंड हमको देखने को मिलता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अर्बन इन्फ्लेशन ज्यादा था या रूरल इन्फ्लेशन। तो हमको यह देखने को मिलेगा कि मेजोरिटी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है देन रूरल इन्फ्लेशन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्बन एरिया में ही फूड इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ था तो अर्बन इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। ये इस रिस्पेक्ट में आपसे पूछ सकते हैं। और इसमें भी अगर ये थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करेंगे तो आपसे माइट बी पॉसिबल ये चीज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एज वेल एज इन द ईस्टर्न इंडिया ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है इन रूरल एरियाज बजाय कि अर्बन एरियाज के। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों यहां पे थोड़ी सी बात करी है हमारे साथ में मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। देखिए हमको पता है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि लिक्विडिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार कम करना शुरू कर दे। ठीक है, उसको कैसे कर सकती है? मान लो जो हमने रेपो रेट अभी इसके प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, ठीक है, तो रेपो रेट को यहां पे बढ़ा दे तो क्या होगा? द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू इट्स क्लाइंट्स, तो वो रेट ज्यादा हो जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे इस चीज का यूज करके इन्फ्लेशन को मेजर किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो करंट सिनारियो है
उस करंट सिनारियो में जो करंट स्पाइक सीपीआई इन्फ्लेशन में देखने को मिली, जिसका मेजर कारण था फूड प्राइसेस का स्पाइक हो जाना, जो सप्लाई साइड फिनोमिनन के कारण हुआ था। और इसी कारण से जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कोई भी मेजर एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लिया और अपनी जो पॉलिसी थी उसको फर्दर कंटिन्यू करा। इसी के साथ साथ आपको यहां पे पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि यहां पे ये शॉर्ट टर्म फैक्टर माना गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये तो कुछ टाइम के लिए है, प्राइसेस विल सेटल डाउन ऑटोमेटिकली व्हेन द कंडीशन गेट रिन्यूड आफ्टर द लॉकडाउन, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद में यहाँ पे ड्रग के प्राइसेस की बात की हुई है इकोनॉमिक सर्वे ने, तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इट इज़ अबाउट द एनपीपीए, दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि ड्रग की प्राइसिंग को रेगुलेट करता है और इसी के साथ साथ उसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करता है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो यहाँ पे कोविड-19 की ड्रग्स के प्राइसेस को कर्टेल करने के लिए या लाइफ सेविंग इसेंशियल मेडिसिन उनको अवेलेबल करवाने के लिए लोगों को इस अथॉरिटी ने एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर काम किया एंड हैज प्लेड एन एक्टिव रोल इन एड्रेसिंग द एक्सीजेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ दिस पेंडेमिक। इसके बाद में एनपीपीए ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे रेस करी, जो आपसे माइट भी पॉसिबल यूपीएससी पूछ सकती है। और ये किस अंडर में करी है, तो ये करी है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये जो ऑर्डर निकालती है वो आपसे पूछ सकते हैं, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, और साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसको बेस बना के ड्रग की प्राइसेस को कैप किया जा सकता है, ये इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। इसी के साथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कुछ और भी मेजर्स हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसको अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेजर हम पढ़ेंगे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इस स्कीम के थ्रू स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी प्राइसेस ऑफ पल्सेस, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। 2016 से ही हमारे गवर्नमेंट ने एक डायनामिक बफर 20 लाख टन का फॉर पल्सेस बढ़ाने की या मेंटेन करने की ऑब्जेक्टिव सेट किया था। इसमें कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं आपको ये पता होना चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, राइट। यहाँ पे मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एंड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंपोर्ट करेगी ऑफ 3.8 लाख टन्स, ये भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल 20 लाख टन्स ऑफ पल्सेस का बफर स्टॉक मेंटेन करने की ऑब्जेक्टिव इसमें फुलफिल कर रहे हैं हम इस स्कीम के द्वारा। इसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि अनियंस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देना, अनियंस की स्टॉक लिमिट जो होती है उसका इम्पोजिशन, और साथ ही पल्सेस के इंपोर्ट्स पे जो रेस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं उसको ईज करना, ये भी कुछ स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए थे। इसी के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने ये भी डिसीजन लिया है कि जो ये पल्सेस होती हैं ये बफर स्टॉक से यूटिलाइज की जाएंगी फॉर द पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन इन मिड डे मील स्कीम एंड आईसीडीएस स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पल्सेस को एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाएगा अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम, दैट प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी वुड बी अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। और आखिरी में दोस्तों, हम लोग क्योंकि बहुत सारी बातें कर रहे हैं अबाउट द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो मैं आपको थोड़ी सी बातें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में भी बताना चाहूंगा जरूर। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया था इन 1955, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब यहां पे इस अमेंडमेंट में या इस एक्ट में क्या दिया हुआ है कि कुछ फूड स्टफ्स, कौन से, जैसे सीरियल्स, जैसे पोटैटो, जैसे अनियन, जैसे ऑयल सीड एक्सेट्रा, दे शैल ओनली बी रेगुलेटेड नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2020, जिसको कि हम पहले पूरा रेगुलेट किया करते थे। नाउ दे विल बी रेगुलेटेड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ओनली,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही अब हम इनको कंट्रोल करेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट ने इसको अब कंट्रोल से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर कोई पूछे तो इट माइट बी वॉर, इट माइट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, इट माइट बी फेमिन एक्सेट्रा। मगर इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो 2020 में हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में जो अमेंडमेंट किया, इसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को कर्ब नहीं किया है, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक लिमिट को यहां पे बता सकती है कि कितना स्टॉक आप रख सकते हो, मतलब अभी भी कंस्ट्रेंट बना हुआ है, राइट। यहां पे गवर्नमेंट इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से क्या कर पाती थी, पहले रेगुलेट कर पाती थी, लाइसेंसेस देती थी, परमिट देती थी और प्राइसेस को कंट्रोल करती थी। तो ये आपने कुछ चीजें देखी। एसेंशियल कमोडिटी के अंदर कौन सी कमोडिटीज आती हैं आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। इसमें आती है ड्रग्स, इसी कारण से अभी हमने एनपीपीए की बात करी। इसमें आते हैं फर्टिलाइजर, इसमें आता है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें आता है कॉटन, जूट, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। तो यहां पे हमारा वॉल्यूम 2 का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इससे बहुत चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। इन द एंड, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस। ऑल्सो अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यू कैन विजिट टू आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।